Electron has that energy, but it cannot escape with that energy. वो न्यूक्लियस के आजू बाजू में है, इसके लिए उसके अंदर इतनी एनर्जी है, और वो बाउंडेड है न्यूक्लियस को. अगर न्यूक्लियस के साथ बाउंडेशन नहीं होता तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती थी. आ रही बात समझ में? Yes, sir. So this is an energy of बाउंडेशन. नहीं समझ में आया? किसी की भी एनर्जी अगर नेगेटिव है तो आप समझ जाओ इट इज बाउंडेड. वो बंधा हुआ है किसी चीज से, वो उस एनर्जी के साथ एस्केप नहीं कर सकता. उल्टा, अगर उसको एस्केप करना है तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको कहीं से लानी पड़ेगी. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान देना. अगर किसी की एनर्जी नेगेटिव है, समझो मैंने बोला -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसी की एनर्जी, तो इट मींस इट इज बाउंडेड टू सम सिस्टम, एंड if it wants to break that foundation, if it wants to escape from there, then it has to arrange energy equal to +10 electron volt. मेरे बैंक को मुझे 500 रुपए रिटर्न करने हैं तो मैं भाग नहीं सकता वो 500 रुपए लेके, वो माइनस वाले पैसे. मुझे अगर फ्री होना है, भागना है, तो मुझे पहले उसको 500 कमा के देने पड़ेंगे, सो दैट आई बिकम जीरो. मेरा लेवल 0 पे आ गया, ठीक है, नाउ आई एम फ्री टू मूव अप, नाउ आई विल एस्केप. Right? So energy of foundation, negative energy implies negative energy implies electron is bounded towards nucleus. Unless electron is bounded towards nucleus, it's not free to escape with that energy. वो एनर्जी लेके एस्केप नहीं कर सकता, राइट? इंस्टेंट, फॉर इलेक्ट्रॉन to escape, it has to arrange equal amount of positive energy. तभी पॉजिटिव एनर्जी. बहुत इंटरेस्टिंग है सोचना. वो नहीं प्लैंक्स क्वांटम, उसमें फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में देखा था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होती. मतलब क्यों चाहिए भाई उसको एनर्जी? क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी नेगेटिव है, इट इज बाउंडेड. याद आ रहा है? हमने बोला था यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एस्केप करने के लिए एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी मिल जाएगी तो भाग जाएगा. अरे कहाँ देनी है उसको एनर्जी? उसकी एनर्जी नेगेटिव है, इट इज बाउंडेड, राइट? वो यही वाले फंडे से आई है, ये वाले कॉन्सेप्ट से आती है, राइट? सो इट्स एनर्जी इज negative, right? It's bounded towards its atom or its nucleus. To escape from its nucleus, it has to give equal amount of positive energy so that it comes at zero level. तो अगर लेवल 0 आ गया उसका, तब वो फ्री हो गया एस्केप करने के. Now it can escape. आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ. So then it can escape. कभी escape करेगा वो? जब भी उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी. पॉजिटिव रहेगी तो अच्छा ही अच्छा है. मेरे अकाउंट में अगर 1000 रुपए प्लस में क्रेडिट बैलेंस है, then तो I can obviously escape with that 1000 rupees, right? I am not bounded to anyone. मेरे पे कोई लोन नहीं है. I'm free. और ये अगर नेगेटिव रहता तो I'll have to pay him that much rupee. Then only I can escape. क्लियर है ना? आई होप समझ में आ गया. बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया. ठीक है. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको, जैसे ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आप क्या चाहते हो? उसको बाहर निकालना है कि बाहर ही निकल जाए, तो यू विल हैव टू गिव इट एनर्जी इक्वल टू +13.6 इलेक्ट्रॉन. यही आगे चल के बताऊंगा मैं आपको. आयनाइजेशन एनर्जी बनता है.
राइट, यही बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी बनता है। फिर वही एक मोल के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया ना व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का फंडा क्या है? इनफाइनाइट सेपरेशन पे जहां पे बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होता, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। अगर आप उसको रिलीज कर दो वहां से, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन से अगर दोनों पास में आ गए, अगर दोनों पास में आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, राइट? तो जीरो से कम हो गए, नेगेटिव हो गए। मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपको ये समझना है? नेगेटिव एनर्जी मतलब बाउंडेशन, राइट? अगर दो पॉजिटिव चार्ज है पास पास में रखेंगे यहाँ पे, तो इनकी एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव एनर्जी लग रही है आपको कि नेगेटिव? If the two positive charges are placed nearby, इनकी एनर्जी पॉजिटिव लग रही है, नेगेटिव लग रही है? पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव लग रही है। इनको एस्केप करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत नहीं है, रिलीज के भाग जाएंगे इधर, राइट? दे आर नॉट बाउंडेड। यही एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सेपरेटेड एट द डिस्टेंस पे, देन द सिस्टम विल हैव नेगेटिव एनर्जी। व्हाई? बिकॉज उनके बीच में अट्रैक्शन है, दे कैन नॉट एस्केप, राइट? If the two objects wants to move out to infinite separation, we need to give them some energy. इनके और दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव, तो वो खुद से भाग के चले जाते, हमको कुछ देने की जरूरत नहीं। क्लियर? यस सर। एक मिनट इंक डाल लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया समझ में आके आगे आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सिग्निफिकेंस। नाउ लेट्स सी यूजफुलनेस ऑफ बोर्स मॉडल, मतलब क्या क्या वो एक्सप्लेन कर सकता है। यूजफुलनेस ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहला ड्रॉबैक जो था वो था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट स्टेबल, राइट? क्यों स्टेबल नहीं था? रदरफोर्ड मॉडल में एटम स्टेबल नहीं था, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इट हैज टू रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करते करते उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इट विल स्टार्ट फॉलिंग, इट विल फाइनली फॉल बैक ऑन, फॉल इनसाइड न्यूक्लियस। मतलब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, राइट? तो उसमें तो उसने बोला था किसी भी ऑर्बिट में घुमाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? रदरफोर्ड ने बोला था किसी भी ऑर्बिट में घुमाओ, राइट? तो उस हिसाब से कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, तो कोई भी वेलोसिटी हो सकती है और उसको एनर्जी रेडिएट करते रहना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो कम होते जाएगी वेलोसिटी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट अंदर घुसता जाएगा इलेक्ट्रॉन। एंड इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया था 10⁻⁸ सेकेंड तक में ये एटम कोलैप्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल फॉल बैक इनसाइड न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक था। बट बोर मॉडल, बोर्स एटम इज स्टेबल, so I'll say stability of atom is explained, stability of atom is explained with the help of Bohr's model। उसने क्या बोला? मैंने इलेक्ट्रॉन घुमाना ही नहीं कहीं भी, यहीं पे घुमाना है उसको, और जब तक यहाँ घूमेगा उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत ही नहीं। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट, मतलब एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट, सिर्फ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जीज ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट? आ रही बात समझ में? हाँ सर। हेलो। तो वो चाह के भी चाहेगा भी तो कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता, एंड कहीं पे भी चल फिर नहीं सकता। इट हैज टू मूव इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, दोस ऑर्बिट्स आर एयर। हाँ पूछन। अब वो के वाले शेल में तो उसकी वेलोसिटी वहां पे और दूसरे किसी एनर्जी लेवल पे देखेंगे तो सेम ही होगी क्या? वेलोसिटी नहीं, कैसी बात कर रही हो? सबका फॉर्मूला रेडीमेड है। हाइड्रोजन एटम के लिए 2.18 × 10⁻⁶/n ये हो गया। एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6/n², ये हो गया। रेडियस का फॉर्मूला है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम, ये हो गया। तो सब अलग है ना, हर ऑर्बिट में अलग है।
फर्स्ट ऑर्बिट में सबकी वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन moves with 2.18 into 10⁻⁶. Energy is minus 13.6 electron volt. Radius of orbit is minus 0.53 angstrom. नहीं समझा? यही डाउट था कि कुछ और पूछ रहे थे? हाँ मैं नहीं सर, समझ यही पाया। समझा। हाँ, हर एक ऑर्बिट में हर चीजें अलग है उसकी, राइट? आई वाज समझ? यस सर। ओके, हाँ, सो क्या बता रहा था? हाँ, सो भाई यहाँ से जब यहाँ पे जब तक घूम रहा है उसको एनर्जी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं है, उसको एनर्जी एक रिलीज डाउट करने है की सर। जरूरत है। हाँ, पूछना। सर अगर वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर ऑर्बिट में घूमने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी ना, तो उससे भी एनर्जी कम होनी चाहिए। बेटा, ऑर्बिट में घूमने के लिए क्यों एनर्जी चाहिए आपको? ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? आपको लग रहा है कि सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, या सोलर एनर्जी से सैटेलाइट हमारा घूम रहा है? आपको लग रहा है मून कुछ दिन में थक जाएगा, फिर घूमना बंद कर देगा? या फिर भाई न्यूटन ने तो कह दिया ना कि चलता रहेगा, चलते जान दो। उल्टा उसको रोकने के लिए एनर्जी लगेगी आपको, राइट? हाँ, टर्न करने के लिए जो फोर्स लगता है वो वर्क डन नहीं करता, उसके लिए एनर्जी खर्च नहीं होती। सिर्फ टर्न करना जो है, टर्न करने के लिए एनर्जी खर्च नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रॉन तो अपने आप से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है। इसकी स्पीड बढ़ानी होगी तो आपको एनर्जी लगेगी, इसकी स्पीड कम करनी है तो आपको एनर्जी लगेगी। समझा सर। पक्का? यस सर। तो वो घूम तो ऐसे ही रहा है ना, वो उसे टर्न कराने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स, उससे वर्क डन नहीं होता, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होता, राइट? और कुछ डाउट है? देखो, मजा इसी में है, डिस्कशन करो। मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, उसमें मजा नहीं। जो मन में कैसा भी डाउट है पूछो, कितना भी खराब डाउट होगा, कितना भी अच्छा डाउट होगा, ऐसा डाउट पूछो कि मुझे मजा आ जाए। नहीं समझ में आया मुझे, फिर मैं भी सोचूं। चल, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं और भी एग्जांपल समझा सकता था, बट कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो लेट मी से स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज मतलब सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स मॉडल ऑफ एटम। एक इलेक्ट्रॉन जो प्रॉब्लम थी उसको कंटिन्यूअसली रेडिएट करना, अब उसको रेडिएट करने की जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। हाँ, अगर आपने कहीं यहाँ से एनर्जी दे दी तो भाग के यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट? तो फिर से एनर्जी रिटर्न कर देगा, वो सब चलता रहेगा। बट जब तक वहां घूम रहा है तब तक एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं है, हेंस एटम इज स्टेबल। क्लियर है? यस सर। Okay. Now, the best explanation it gives us, explanation for hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum. Your line spectrum of hydrogen. Line spectrum of hydrogen. यही दो ड्रॉबैक बने थे, अगर आपको याद हो। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ये रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ये दोनों बड़ा सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन कर दिए, राइट? यस तो सर। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। मैं आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, दिस इज अनदर ऑर्बिट, दिस इज अनदर ऑर्बिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहाँ चला जाता है। समझो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ से जब यहाँ जंप करके आएगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी विच इज इक्वल टू E3 माइनस E1। अगर थर्ड ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी इक्वल टू E3 माइनस E1। अभी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किस फॉर्म में रिलीज करेगा? जो एनर्जी रिलीज करेगा वो किस फॉर्म में रिलीज करेगा? लाइट। एक फोटोन के फॉर्म में करेगा। यही जो डेल्टा E है वो h न्यू बनेगा,
E3 माइनस E1 ना, ये H न्यू बने, तो न्यू क्या होता है, C बाय लैम्डा होता है, तो E3 माइनस E1, तो लैम्डा क्या हो गया, HC बाय E3 माइनस E1। तो जब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आएगा, तो इट विल एमिट अ फोटोन wavelength of which is Hc upon E3 minus E1। क्या आपको समझा? यस सर समझा। यस सर। ओके। अगर थर्ड से सेकंड में जंप करके आएगा तो इट विल एमिट एनर्जी इक्वल टू E3 माइनस E2, नहीं? E3 माइनस E2 एनर्जी एमिट करेगा ना, इफ इट जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड, थर्ड से सेकंड में जंप करेगा तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E3 माइनस E2, तो वो एनर्जी भी तो इसी फॉर्म में देगा, तो एक दूसरी वेवलेंथ एमिट कर जाएगा, Hc इज इक्वल टू E3 माइनस E2। नहीं? हाँ सर। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो इट विल एमिट रेडिएशंस ऑफ वेरियस वेवलेंथ गिवन बाय दिस कांसेप्ट। ठीक है, तो चलो याद करके देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन था कैसा। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन अगर याद हो आपको तो कुछ क्लोजली पैक्ड लाइंस होती थी ना, मतलब ग्रुप्स होती थी लाइंस की, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर उसके बाद लाइन शुरू होती थी यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, फिर यहाँ पर लाइंस होती थी ऐसा, पास पास में होते, फिर ऐसे सेपरेट होते, राइट, फिर ऐसे लाइंस आती थी पास पास में सेपरेट, तो बड़ी सारी लाइन निकल रही थी। यहाँ पे तो फिगर में दिख रहा है आपको कितनी लाइंस दिख रही है, फिगर में आपको पॉसिबिलिटी लग रही है क्या, दो तीन लाइन निकलेंगे, कहाँ ज्यादा लाइंस आ रही है, नहीं? तो फिर ये इतनी ढेरों लाइंस क्या है, और ये इसको जो हम बोलते थे लाइमन सीरीज, लाइंस की सीरीज होती थी लाइमन सीरीज, फिर ये क्या था, फिर हम इसको बोलते थे बामर सीरीज, ये क्या था, देन वी यूज्ड टू से पास्चन, ये क्या था, फिर ब्रैकेट एंड पी फंड। तो ये सब कहां से एक्सप्लेन हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे, अब दिखेगा, ठीक है। तो हाउ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन्स ऑल दीज सीरीज ऑफ लाइंस। तो पहला सवाल तो यह है कि इतनी सारी लाइंस क्यों है। तो देखो इनफाइनाइट जो एनर्जी लेवल्स हैं, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हैं, उनको डिस्कार्ड करके बोहर ने बोला था कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे, बट एक्चुअली वो भी अपने आप में इनफाइनाइट है, एन की वैल्यू उसने लिमिट नहीं करी, एन की वैल्यू उसने लिमिट नहीं करी, बट बाद वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इतने क्लोज होते हैं एनर्जीज में कि उनको सेपरेट करना आपके बस की नहीं है। अभी आप बोलो -13.6 अपॉन 101 कर दो और -13.6 अपॉन 102 का स्क्वायर कर दो, कितना फर्क होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट फिर भी कहने के लिए तो एनर्जी लेवल्स बहुत सारे हैं ना, कि नहीं है? हाँ सर। हेलो, तो एनर्जी लेवल्स बहुत सारे हैं, बट बाद में क्या है, इतने क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे कि फिर वहां पे डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, तो अभी क्या है, फिर भी इतनी सारी लाइंस कहां से हैं? तो होता क्या है, हाइड्रोजन गैस लिया आपने, राइट, हाइड्रोजन गैस लिया आपने, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में, और इसमें आपने एक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया, राइट, स्पार्क प्रोड्यूस किया। तो डिस्चार्ज जैसे प्रोड्यूस होता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, राइट, ये H2 मॉलिक्यूल्स था, ये H एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, हाई एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब आता है तो उसे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट होकर हाइड्रोजन एटम्स बन गए, राइट। तो अब जब गैस भरी हुई थी मॉलिक्यूलर स्टेट में, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स बन गए, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एब्जॉर्ब वेरियस डिफरेंट एनर्जीज, राइट। ये एक एटम, ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन था, वो भाग के यहाँ पहुंच गया, दूसरे एटम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, वो भाग के यहाँ चला गया, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चला गया,
चौथे में एक इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चला गया, पांचवें में ये एक ही इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग एटम में, अलग अलग एटम में एक एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट से निकल के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पहुंच गया, एक में फर्स्ट से निकल के सिक्स में पहुंच गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? हेलो सर लेकिन एनर्जी तो सबको एक ही दी थी ना? सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मिलेगी ना भाई। मेरे को अच्छी बताओ, डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का कोई पैटर्न है आपका? जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आता है, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या फिक्स लेवल की होती है क्या? हेलो, चलो अच्छा छोड़, सनलाइट से जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो क्या सब एक ही, सारे फोटॉन्स की एनर्जी सेम है? नहीं सर, अलग होगी। फिर जितनी फ्रीक्वेंसी उतने एनर्जी और फोटॉन्स की अलग है। अब मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, गैस आर्क वेल्डिंग देखी आपने? वो डिस्चार्ज देखा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? हाँ, तो डिस्चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होगी। ऐसा थोड़ी ना सबकी एक ही है, सर मेरा मूड आज ठीक नहीं है सबकी एनर्जी सेम कर दो, ऐसा थोड़ी ना भाई। इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स कूद कूद के बाहर आ, जंप करके बाहर आ, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग एनर्जी है। मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि जितना भी जो भी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है मैं नहीं बोलूंगा, बट जो भी आ रहा है तो सबकी एनर्जी सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब वो हाइड्रोजन एटम से टकरा, मतलब हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उनसे एनर्जी लेते हैं तो अलग अलग एनर्जी लेते हैं, ऐसा नहीं कि यही सबको यही एनर्जी मिलेगी। इट्स समथिंग लाइक चिल्लर बटा है, 5 के 10 के 20 के 25 के 30 के कॉइन, 25 के 50 के कॉइन्स हैं, ऐसा फेंका, किसी को 5 मिला किसी को 10, ऐसा समझ लो। तो हर एक एटम के हर एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी रिसीव होगी। तो कोई फर्स्ट से निकल के सिक्स में चला गया, कोई फर्स्ट से निकल के थर्ड में चला गया, कोई फर्स्ट से निकल के सेकंड में आ गया, राइट? आप देखो होगा क्या, ये इसको मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए। इसको फर्स्ट स्टेट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ E2, इसको थर्ड बोलता हूँ E3, इसको फोर्थ बोलता हूँ E4, इसको फिफ्थ बोलता हूँ E5। देख रहे हो पास पास में करते जा रहा हूँ, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इसका एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ बना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका -3.4 इलेक्ट्रॉन, इसका -1.51 इलेक्ट्रॉन, इसका -0.34 इलेक्ट्रॉन, इसका -0.1 लिखना 1 2 3 4 5 6, कुछ गलत कर दिया 1 2 3 4 5 25 100/4, ये तो 0.54 आ रहा है, ये कितना 16 0.85, सॉरी 0.85 इलेक्ट्रॉन एंड 0 मान, ये ठीक है। इसके ऊपर और जाओगे तो और कम होता जाए। तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकंड स्टेट में -3.4, थर्ड स्टेट में -1.51, -0.85, ऐसे बढ़ते जाए। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल के कौन से ऑर्बिट में लेके जाऊं, आपको बताओ कौन से ऑर्बिट में लेके जाऊं? सर फोर्थ। बोल लो ना, ऐसे कोई भी नंबर। हाँ चलो फोर्थ में पहुंच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से निकल के फोर्थ पहुंच गया। अब वो फोर्थ से जब वापस आएगा तो आपको नहीं लगता उसके पास चॉइस है? उसको फोर्थ से फर्स्ट पे वापस आना है तो क्या करेगा? फोर्थ से थर्ड पे जाएगा, थर्ड से फिर सेकंड पे जाएगा, सेकंड से वो फर्स्ट पे जाएगा। भाई ऐसा भी तो कर सकता था वो, यहां से यहां जाएगा और यहां से सीधा यहां जाएगा। तो यहां से वो यहां भी जा सकता था, राइट? यस सर। यहां से यहां जाता और यहां से यहां आ जाता। तो बड़े सारे ट्रांजिशन पॉसिबल है, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट।
भाई फोर्थ से फिर से थर्ड आता, फिर थर्ड से सीधा फर्स्ट चला जाता, थर्ड फोर्थ से थर्ड आता, थर्ड से सीधा फर्स्ट चला जाता। ठीक, अरे बस सुने। यस सर। फिर फोर्थ से सेकंड में आता, फोर्थ से सेकंड में आता, फिर सेकंड से फर्स्ट में चला जाता। ठीक भाई, सीधा फोर्थ से फर्स्ट में भी तो आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ जाता। हेलो। हाँ सर। यस सर। तो each transition will correspond to one wavelength, फोर्थ से थर्ड। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो फिक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन आएगा। फोर्थ से सेकंड में सीधा जंप किया तो कुछ और एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई और फोटोन आएगा। फोर्थ टू फर्स्ट some another photon will be emitted, another frequency, another wavelength। थर्ड से सेकंड जब आएगा तो दूसरा वेवलेंथ, सेकंड से फर्स्ट कुछ और आएगा, थर्ड से फर्स्ट कुछ और आएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फोर्थ स्टेट में चला गया, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो बड़े अलग अलग 6 अलग अलग वेवलेंथ की लाइट देगा, फोटॉन्स देगा, राइट। तो 6 अलग अलग फोटॉन्स देगा। ये तो तब की बात हो गई जब आपने कहा जंप कराया, फोर्थ में, राइट। अगर फिफ्थ में जंप करता तो, हेलो सर और कैसे दिखा सकते हैं? और ज्यादा वेव्स आती थी, फिफ्थ से फोर्थ, फिफ्थ से थर्ड, फिफ्थ से सेकंड, फिफ्थ से फर्स्ट, फोर्थ पहुंचने के बाद फोर्थ से थर्ड, फोर्थ से सेकंड, फोर्थ से फर्स्ट, फिर थर्ड से सेकंड, थर्ड से फर्स्ट, फिर सेकंड से फर्स्ट। कितना हो गया? हेलो 11 हो गया। 11 कहाँ, 10 कैसे गिन रहे हो? हाँ सर 10 10। हेलो, एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, अगर nth ऑर्बिट में पहुंच गया तो n into n minus 1/2 इतनी वेवलेंथ्स एमिट करेगा। सो यू वर इन फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 into 3 12, 12/2 6 अलग अलग वेवलेंथ एमिट करेगा। नाउ वेयर आर यू? फिफ्थ, 5 into 4 20, 20/2 10 आएगा, राइट। ये कॉम्बिनेशन मैथ्स का एक फॉर्मूला है, NC2 बोलते हैं, n into n minus 1/2 फैक्टोरियल। ये जान लो, उतना आपको नहीं सीखना। अरे बात समझ में? यस सर। ठीक है, यहाँ भी जस्टिफाइड। यहाँ तक आपने, अभी आप कहाँ तक लेके आ गए मुझे? आप मेरे को यहाँ तक लेके आ गए कि इतनी सारी अलग अलग वेवलेंथ क्यों आती है? भाई हाइड्रोजन गैस है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डाला, लॉट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड, उसकी वजह से वो एटॉमिक फॉर्म में चले गए, बहुत सारे एटम्स आ गए, बहुत सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग ऑर्बिट्स में चले गए। जब रिटर्न आ रहे हैं तो अलग अलग रेडिएशन आ रहे हैं। तो nth स्टेट से अगर फर्स्ट स्टेट पे लौट के इलेक्ट्रॉन आएगा तो n into n minus 1/2 इतनी एनर्जी स्टेट देगा, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये लाइमन सीरीज क्या थी? तो लाइमन सीरीज एक्चुअली क्या थी, जब कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से सीधा फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, कहा? nth से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो बनती है लाइमन सीरीज। ये वाली जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है, राइट, ये जो सबसे कम है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? इनफाइनाइट से फर्स्ट में आया, ये फिर इनफाइनाइट में उससे एक जस्ट पीछे वाले से इधर, फिर उससे जस्ट पीछे वाले से इधर। अब आप बोलोगे सर ये इनफाइनाइट कहाँ से हुआ? एक्चुअली ये सब बहुत क्लोजली पैक्ड लाइंस रहेंगी, बहुत सारे हायर लेवल्स है ना, बाद में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। अगर 100 से फर्स्ट में आओगे या 99 से फर्स्ट में आओगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ये फिर कुछ खास फर्क नहीं रहता। यहाँ पे जहाँ गैप ज्यादा है वो एक्चुअली ये वाली जो रहेगी लास्ट की लाइमन सीरीज जो लास्ट है, वो थर्ड से सेकंड से फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग। नहीं समझा? ये शॉर्टर वेवलेंथ है,
शॉर्टर वेवलेंथ कहाँ से आती है? इनफाइनाइट से फर्स्ट में। अब मुझे समझा इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। तुमको एक्चुअली लग रहा है कि वहां पे इनफाइनाइट रहा होगा और इनफाइनाइट से आया होगा। अगर आपको पता चल रहा है कि इनफाइनाइट क्या है तो मतलब फिर वो इनफाइनाइट ही नहीं रहा ना। हाँ सर। इनफाइनाइट का मतलब लार्ज नंबर है, ठीक है। अब आप एक काम करो, कैलकुलेटर उठा के -13.6 अपॉन 99 का स्क्वायर करना, -13.6 अपॉन 100 का स्क्वायर करना, -13.6 अपॉन 101 का स्क्वायर करना। इनमें देखना कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। फिर -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर करना और -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर करना। इनमें गैप देखना, इनमें बड़ा गैप होगा, इनमें बड़ा कम कम गैप होगा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया। 1 स्क्वायर से डिवाइड करोगे -13.6, फिर सीधा -3.4, कितना ह्यूज गैप है। फिर अगर अगले बार में जाओगे तो आप -1.5, यानी देखो कितना सा गैप है। फिर -0.85, ये देखो गैप और कम हो गया। -0.54 हो गया, -0.3 कुछ होता है, ऐसा कम कम, फिर गैप कम नहीं होता जा रहा है। आप सोचो 100वें में और 101वें में कितना फर्क होगा। अब भी नहीं समझा। बहुत कम है। समझा सर। हाँ, तो जब वो 101, 100, 103, 105 इनसे कूद के ग्राउंड में आएगा तो सब एक ही मानना है, वो सब फिर एक ही लाइन है। बट यहाँ जब थर्ड से फर्स्ट आया, सेकंड से फर्स्ट आया, तब फिर अच्छा अच्छा गैप दिखाई देगा, राइट। तो इसमें केमिस्ट्री का रोल कम है, ये मैथ्स वाला चक्कर है। फिर हर एक क्लियर है? सीरीज में सेम होता है? सॉरी, हर एक सीरीज में, मतलब बामर सीरीज, सारे सीरीज में सेम होता है सर? गैप तो अब वो नंबर का खेल है यार, अब मैं उसमें कैसे बताऊं। ऐसा सेंटीमीटर में थोड़ी ना होता है गैप। वो तो कैलकुलेशन सिखाऊंगा ना आपको कि किस से कहाँ जंप करके आओगे तो कितना आएगा। ओके सर। हाँ।